हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए क्लास 12 का चैप्टर 3 मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए आज देख लेते हैं उसके कॉन्सेप्ट को। तो पहला है हमारा हेडिंग मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है देखिएगा कि इट इज़ एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ कलेक्शन ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। ठीक है, ये नंबर या फिर फंक्शन का जब हम क्या करते हैं ऑर्डर्ड फॉर्म में एक एरे बनाते हैं, मतलब सिस्टमेटिक फॉर्म में अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, इन रो एंड कॉलम। ठीक है, अरेंजमेंट कैसे करेंगे, रोज और कॉलम की फॉर्म में करेंगे, तो उसी को क्या कह देंगे बेटा, मैट्रिक्स कह देंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट है द नंबर्स और फंक्शंस आर नोन एज एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, जिन नंबर्स को हम अरेंज करते हैं उन नंबर्स को क्या कहेंगे बेटा, उस मैट्रिक्स का एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल x y 2 1। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाली लाइन है ये पूरी, ठीक है, इसे कहेंगे रो 1। ठीक है, सेकंड वाली लाइन इसे कहेंगे रो 2। ऐसे वर्टिकली ये जो लाइन होगी इसे कहेंगे कॉलम 1 और इसे कहेंगे कॉलम 2। ठीक है, इस तरह से हमारे पास 2 रो और 2 कॉलम है। ठीक है बेटा, अब आगे देखिएगा ज़रा। नेक्स्ट है हमारा रो एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स की रो और कॉलम किसी भी मैट्रिक्स में क्या होती हैं। तो देखिएगा ज़रा, फर्स्ट द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स और एंट्री आर सेट टू फॉर्म अ रो ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हम जो भी अरेंजमेंट कर रहे हैं बेटा, तो उसमें जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, रो कहेंगे। जैसे एक्स और वाई हॉरिजॉन्टल है, ये एक रो है। 2 और 1 ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी क्या है, एक रो है। ठीक है बेटा, सेकेंड है द वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स और एंट्रीज आर सेट टू फॉर्म अ कॉलम। ठीक है, इस तरीके से जो x और 2 है ये एक वर्टिकल अरेंजमेंट है, y और 1 ये भी क्या है, एक वर्टिकल अरेंजमेंट है। तो वर्टिकल अरेंजमेंट को क्या कहेंगे बेटा, कॉलम कह देंगे। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल था। दिस मैट्रिक्स हैज़ 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स हमने बनाई है इसमें 2 रो और 2 कॉलम है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि जो रो और कॉलम क्या है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा। तो देखिएगा कि इट टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स। अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं तो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो या कितनी कॉलम है वो हमें उसके ऑर्डर से पता चलेगा। ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए क्रॉस बी। तो ऑर्डर जो लिखा जाएगा बेटा ए क्रॉस बी करके लिखा जाएगा, मीन्स अ मैट्रिक्स हैज़ ए रो। ठीक है, ऑर्डर में जो स्टार्टिंग में लिखा है ए, वो ये बताएगा कि उसके अंदर कितनी रो है, मतलब नंबर ऑफ रोज कितनी है। और जो बी लिखा है उससे क्या पता चलेगा कि उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है बेटा, तो अगर हम ऑर्डर लिखते हैं तो पहले क्या आएगा, रो आएगा और फिर कॉलम। तो ऑर्डर को आप सिंपली समझ सकते हैं कि पहले रो लिखा जाएगा, फिर क्रॉस करेंगे, फिर कॉलम लिखा जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उम्मीद करते हैं कि ऑर्डर क्या है और उससे वो क्या रिप्रेजेंट करता है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट इसका एक एग्जाम्पल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 283089174। ठीक है, यहाँ पर बेटा अगर हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट करते हैं तो ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारी 3 रो हो जाती हैं। ठीक है बेटा, ऐसे ही अगर देखते हैं तो इसमें ये फर्स्ट वर्टिकल लाइन है, ये सेकंड वर्टिकल लाइन है और ये थर्ड वर्टिकल लाइन है। इस तरह से इसके अंदर 3 कॉलम है। ठीक है, जब भी आप ऑर्डर लिखेंगे तो ऑर्डर में आप लिखेंगे रो इनटू कॉलम। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर रो कितनी है, 3 और कॉलम भी कितनी है, 3, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/3। ठीक है बेटा, रीड इस तरीके से करेंगे कि पहले 3, फिर क्रॉस को पढ़ेंगे बाय और फिर पढ़ेंगे 3। तो 3/3 के ऑर्डर की हमारी मैट्रिक्स है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ऑर्डर और उसका एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट जो कि है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है। तो देखिएगा, फर्स्ट मैट्रिक्स होती है बेटा हमारी रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स क्या होगी, कि जैसा कि इसका नाम ही है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर 1 रो होगी। ठीक है बेटा, तो अ मैट्रिक्स कंटेनिंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड एज रो मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पास ए बी सी, यहाँ पर कितनी बेटा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है तो एक हमारे पास क्या है, रो है। ठीक है, और अगर वर्टिकल लाइन देखी जाए तो 1 2 और 3, तो इसका जो ऑर्डर होगा बेटा ये 1 रो
और 3 कॉलम है तो 1/3 इसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ द रो मैट्रिक्स इज 1/n। ठीक है, तो n क्या है इसमें, नंबर ऑफ कॉलम हो जाएंगी और 1 इसमें रो रहेगी। उम्मीद करते हैं कि रो मैट्रिक्स आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड आपका आएगा बेटा कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या है, अब मैट्रिक्स कंटेनिंग ओनली 1 कॉलम। ठीक है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर एक सिंगल कॉलम होती है उसी को क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, तो देखिएगा जैसे कॉलम क्या है, वर्टिकल लाइन, तो यहाँ पर एक ही वर्टिकल लाइन है तो ये क्या है बेटा, कॉलम है, और क्योंकि सिंगल है तो इसीलिए इसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है बेटा, इसके अंदर रो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, तो ये 1, ये 2, ये 3 इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है बेटा, अगर बात की जाए कॉलम मैट्रिक्स के ऑर्डर की, तो द ऑर्डर ऑफ द कॉलम मैट्रिक्स इज m/1। ठीक है, जिसमें m क्या है, ये नंबर ऑफ रो है, वो कितनी भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं तो 3 रो है और कॉलम 1 है तो इसका ऑर्डर 3/1 का हो जाएगा। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं कि जो कॉलम मैट्रिक्स है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब देख लेते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है और इसका एग्जाम्पल क्या है। तो देखिएगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स में बेटा हमारे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों ही क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल इन दिस मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हमारी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सभी सेम होंगे। जैसे यहाँ पर देखिएगा, अगर बात करते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन और ये थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, इस केस में जो यहाँ पर रो है बेटा वो कितनी है, 3 है। अब अगर देखा जाए इसमें जो कॉलम के लिए, तो ये फर्स्ट वर्टिकल लाइन है, ये सेकंड वर्टिकल लाइन है और ये थर्ड वर्टिकल लाइन है। तो यहाँ पर कॉलम भी कितनी है बेटा, 3 है। तो यहाँ जो नंबर ऑफ रो है वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है, इसलिए क्या है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है बेटा, देखिएगा द ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑलवेज n/n, मतलब रो और कॉलम दोनों ही सेम होते हैं। वेयर n कैन बी एनी नेचुरल नंबर, n क्या हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है बेटा, तो देखिएगा अगर मान लीजिए कि एग्जांपल की एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर 3/3 है, तो आप उसे सिंपली लिख सकते हैं कि एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर 3 है। ठीक है, मतलब कि अगर एक सिंगल नंबर लिखा है तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर जो है वो इस सिंगल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं लिखा है A2, तो इसका मतलब है कि A कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 है। ठीक है बेटा, तो अगर सिंपल खाली 2 भी लिखा है तो समझ जाइएगा कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल क्या होगा बेटा, तो देखिएगा डायगोनल जो स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा ये तो ध्यान रखिएगा, और इस तरीके से जो एलिमेंट रखे होंगे वो क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट होंगे। ठीक है, और इसी को कहते हैं डायगोनल। ठीक, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, इसी को प्रिंसिपल डायगोनल भी कह देते हैं। ठीक है बेटा, प्रिंसिपल डायगोनल, ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा कि इफ़ द डायगोनल एलिमेंट आर नॉन ज़ीरो, ठीक है, जो डायगोनल है हमारा उसके अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे नॉन ज़ीरो एलिमेंट हो, एंड ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट, और उसके अलावा जो हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट बचे हैं जैसे ये वाले यहाँ और इस डायगोनल से नीचे की तरफ, ये क्या है, ये सब नॉन डायगोनल एलिमेंट है। ठीक है, ऑफ अ मैट्रिक्स आर ज़ीरो, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट वो ज़ीरो हो और डायगोनल वाले वो नॉन ज़ीरो हो, देन सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नॉन एज डायगोनल मैट्रिक्स। तो उसको क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। मतलब कि डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो सिर्फ डायगोनल के अंदर होंगे, उसके अलावा सारे एलिमेंट जो होंगे वो ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी, तो देखिए ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक टाइप होता है जिसमें डायगोनल के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे सभी सेम होंगे। तो इट इज़ द टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, सभी डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पर इसमें डायगोनल में 2 2 है, ठीक है, और यहाँ पर जैसे यहाँ पर डायगोनल के अंदर जो एलिमेंट है वो 3 3 है। ठीक है, तो डायगोनल के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे, उस केस में हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है बेटा, कि इसमें भी डायगोनल के एलिमेंट सभी सेम होंगे, जो भी है वो सिर्फ 1 होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये 1 है डायगोनल एलिमेंट और इसमें भी डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 है, तो ये कैसी मैट्रिक्स होगी, आइडेंटिटी
मैट्रिक्स होगी, ठीक है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बेटा आई से डिनोट करते हैं। तो अगर मान लीजिए हम लिखते हैं I2, तो इसका मतलब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है। 2 है मतलब कि उसमें 2 रो और 2 कॉलम होंगे, तो I2 मतलब हमारा 1001 हो जाएगा। और अगर हम देखते हैं इस तरह से लिखा हुआ, तो ये क्या होगा बेटा, I3 मतलब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, ठीक है बेटा। तो अगर I3 लिखा है तो आप समझ जाएंगे कि वो ये वाली मैट्रिक्स होगी, और अगर I2 लिखा है तो समझ जाएंगे आप इस तरीके की मैट्रिक्स होगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारा जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है बेटा जिसके सभी एलिमेंट जीरो होंगे। तो इन इट ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है। जितने भी एलिमेंट हैं वो सब जीरो होते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। या फिर इसे दूसरे नाम से नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है बेटा। ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक। और जो जीरो मैट्रिक्स है उसे कैपिटल O से डिनोट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जीरो मैट्रिक्स तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है बेटा हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, तो देखिएगा ज़रा कि a मैट्रिक्स विद डायमेंशन m/n वेयर द नंबर ऑफ रो m इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम दोनों अलग अलग होते हैं, ऐसे को क्या कहेंगे हम, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के साथ में देखिएगा ज़रा नेक्स्ट हमारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होगी बेटा, तो देखिएगा कि a मैट्रिक्स वेयर द नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। अगर नंबर ऑफ रो ये कम होंगी और कॉलम ज़्यादा होंगी तब उसे कहेंगे कि वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। जैसे यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ रो है वो कितनी है बेटा, 2 है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, 2, तो यहाँ पर रोज कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। और बात करें अगर कॉलम की, तो ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सेकंड वर्टिकल लाइन और थर्ड वर्टिकल लाइन। तो यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन है वो कितने हैं, 3 है। तो जो रो है बेटा वो लेस देन है कॉलम से, इसलिए इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे कि ये एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, ठीक है बेटा। उम्मीद करते हैं कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपना वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिएगा वर्टिकल मैट्रिक्स में आपसे कहा है कि क्या होती है वर्टिकल मैट्रिक्स, आ मैट्रिक्स वेयर द नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। अगर नंबर ऑफ रो जो है वो ज़्यादा हो और कॉलम कम हो जाए तब ऐसे केस में उसे कहेंगे कि वो एक वर्टिकल मैट्रिक्स है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिएगा अगर नंबर ऑफ रोज़ की बात की जाए तो 1, 2 और 3, यहाँ पर जो नंबर ऑफ रो है बेटा वो कितने हैं, 3 है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कॉलम की, तो यहाँ पे एक ये वर्टिकल लाइन है और ये दूसरी वर्टिकल लाइन है, और वर्टिकल लाइन ही होती है कॉलम, तो यहाँ पर कॉलम कितने हैं, 2 है, ठीक है बेटा। तो रो जो है वो कॉलम से ज़्यादा है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, एक वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। उम्मीद करते हैं कि वर्टिकल मैट्रिक्स भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। तो यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, तो अ डायगोनल मैट्रिक्स ए, ठीक है, इज कॉल्ड अ यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल टू 1। मतलब कि ये वही है जो हमने पहले भी बताया था कि जो आई से हम इसे डिनोट करेंगे और इसके जो एलिमेंट होंगे डायगोनल वाले वो क्या हो जाएंगे, 1 1 हो जाएंगे, ठीक है बेटा। उम्मीद करते हैं कि सभी जो टाइप है मैट्रिक्स के आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देखिएगा बेटा हमारा टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, अब कोई भी मैट्रिक्स कब इक्वल हो सकती है, क्या उनकी कंडीशन है वो हम चेक करते हैं। तो देखिएगा कि 2 मैट्रिसेस आर इक्वल, ठीक है, 2 मैट्रिक्स इक्वल होंगी इफ़, ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़, बस केवल और केवल तब 2 मैट्रिक्स इक्वल हो सकती है, कब बेटा, कि द ऑर्डर ऑफ द बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, एक तो उनका जो ऑर्डर है वो इक्वल हो, ठीक है, एंड द एलिमेंट ऑफ वन मैट्रिक्स इज इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अनदर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और एक मैट्रिक्स है बी, ठीक। ए जो मैट्रिक्स है बेटा इसका ऑर्डर है 2/2 और जो बी है इसका भी ऑर्डर है 2/2। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, फर्स्ट कंडीशन हमारी क्लियर हो जाती है कि इसका जो ऑर्डर है वो सेम हो। अब बात करते हैं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की, ठीक है। तो इसका ये फर्स्ट वाला एलिमेंट इसके फर्स्ट वाले से इक्वल है ना, सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड वाले से इक्वल है, ये थर्ड वाला ये थर्ड वाले के इक्वल है, और फोर्थ वाला
फोर्थ वाले के इक्वल है, क्योंकि इसके सभी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हैं। इसीलिए हम कह देंगे कि जो दोनों मैट्रिक्स हैं वो कैसी मैट्रिक्स है बेटा, इक्वल मैट्रिक्स है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस है ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक मैट्रिक्स लिखी है ए, वो किस तरह से लिखी होती है कि मान लीजिए हम 2/2 की बात कर लेते हैं, तो ए, फिर ए और ए। ठीक है, इनके सफिक्स में कुछ नंबर लिखे होते हैं। तो नंबर देखिए किस तरीके से लिखे होंगे, जैसे यहाँ ए है तो ये हमारी फर्स्ट रो का एलिमेंट है। ठीक है, तो पहला जो नंबर इसके सफिक्स में लिखा होगा वो 1 होगा। ठीक है, और ये वाले सभी एलिमेंट हमारे सेकंड रो के एलिमेंट है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। ठीक है, अब वर्टिकली अगर देखते हैं बेटा, तो ये वाले हमारे एलिमेंट जो हैं वो कॉलम 1 के हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 1 1। ठीक, और ये एलिमेंट हमारे सेकंड कॉलम के हैं, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 2 2। ठीक है, तो अगर बेटा कहीं पर लिखा है A11 तो इसका मतलब है कि ये एक एलिमेंट है जो कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। अगर कहीं लिखा है A12 इसका मतलब कि ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है बेटा, अगर हम लिखते हैं A21 इसका मतलब है कि ये एलिमेंट सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। और अगर मान लीजिए हम लिखते हैं A22 तो इसका मतलब ये एलिमेंट जो है वो सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है बेटा, तो नंबर देखकर आप बता सकते हैं कि वो किस रो या किस कॉलम का एलिमेंट होगा। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। तो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में फर्स्ट जो हमारा ऑपरेशन आएगा बेटा ये है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को हम कब ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी ध्यान से समझिएगा कि दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स बस उस कंडीशन में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। यहाँ पर फिलहाल चलिए सिर्फ एडिशन की बात कर लेते हैं कि दो मैट्रिक्स हम तभी ऐड कर सकते हैं अगर उनका जो ऑर्डर है वो सेम हो। ठीक है बेटा, तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी डन ओनली व्हेन दे हैव द सेम ऑर्डर। ठीक है बेटा, अगर उनका ऑर्डर सेम होगा तभी हम उन्हें ऐड कर सकते हैं। और एडिशन कैन बी डन बाय एडिंग द कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है, जो कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन पर एलिमेंट रखे हैं उन्हीं को ऐड हम कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिएगा ज़रा एग्जांपल में, जैसे यहाँ हमारे पास है ए और बी दो मैट्रिक्स हैं। ठीक है, अगर ए की बात की जाए, ठीक है, तो ए के लिए जो एलिमेंट होगा, या इस तरीके से मान लीजिए हम लिखते हैं कि एक मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट है A i j। ठीक है, और इसका ऑर्डर m/n है। और यहाँ पर हमारे पास एक और मैट्रिक्स है B, ठीक, वहाँ पर भी i j है और इसका भी ऑर्डर m/n है। तो अगर आप कोई और मैट्रिक्स लाते हैं जो इन दोनों के सम के इक्वल होगी, ठीक है, तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे A i j वो B i j के साथ ऐड हो जाएगा, मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे और इनका जो रिजल्टेंट आएगा उसका ऑर्डर भी सेम ही होगा। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है 1, फिर 7 4 3 और बी जो है वो है 4 5 2 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन्हें ऐड करना है। तो C = A+B। तो बेटा फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो दूसरी वाले के फर्स्ट वाले के साथ ही ऐड होगा। ठीक है, तो यहाँ से 1 4 के साथ ऐड होगा जिससे रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा। ठीक है, और जो हमारा 7 है ये 7 ऐड होगा 5 के साथ में, जिससे हमें जो रिज़ल्ट है 5 और 7 12 मिलेगा। ठीक है, जो हमारा थर्ड एलिमेंट है 4 ये ऐड होगा बेटा 2 के साथ। ठीक है, तो यहाँ से 4 और 2 हमें दोनों क्या मिल जाएंगे बेटा, 6 मिल जाएंगे। और 3 के साथ में अगर 8 को ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट क्या मिलेगा, हमें 11 मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से हम जो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, स्केलर का यहाँ पर मतलब बेटा कोई भी एक नंबर है। ठीक है, यहाँ पर ये स्केलर वेक्टर वाला नहीं है। स्केलर का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी हम एक नंबर ले सकते हैं। ठीक है, वो 2 3 5 -1 कुछ भी हो सकता है बेटा, बस 0 नहीं होगा। तो when a matrix is multiplied by a scalar then each element of matrix is multiplied by the scalar quantity and a new matrix is obtained। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो
मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ उसकी मल्टीप्लाई होगी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जो कि है 1 7 4 3, ठीक है। अगर हम मान लीजिए हमें 2a फाइंड करना है तो हमें क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 7 4 3 के साथ, ठीक है। तो इसके जितने भी एलिमेंट हैं मतलब चारों एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ भी होगी, 2 की मल्टीप्लाई 7 के साथ भी आएगी, 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ भी आएगी और 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ भी आएगी, ठीक है बेटा। मल्टीप्लाई करके 2 14 8 और 6 ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करते हैं कि किसी भी स्केलर की जो हम मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के साथ करेंगे वो किस तरह से होती है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखिएगा नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है बेटा कि मल्टीप्लाइंग बाय मैट्रिक्स -1, ठीक है। मल्टीप्लाइंग अ मैट्रिक्स बाय -1 गिव नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे हमें उस मैट्रिक्स का नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट है 1 -7 -4 और 3, ठीक है। तो अगर हम नेगेटिव लाते हैं जो कि -a होगा, तो -a का मतलब है बेटा कि -1 की इंटू हम किससे कराएंगे, a से कराएंगे, और a क्या है वो मैट्रिक्स है, ठीक है। माइनस की जैसे ही अंदर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो नेगेटिव एलिमेंट है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव एलिमेंट है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से -1 7 4 और -3 हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं डिफरेंस ऑफ द मैट्रिसेस। अब डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स में क्या आएगा, देखिए बेटा कि 2 मैट्रिक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली व्हेन दे हैव द सेम ऑर्डर, ठीक है। जैसे एडिशन के लिए हमें ऑर्डर सेम होना चाहिए, इसी तरीके से डिफरेंस के लिए भी ऑर्डर हमारे पास सेम ही हो, और जैसे सेम एलिमेंट मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमने ऐड किए थे ऐसे ही कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट भी हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिएगा कि ए की वैल्यू 1 7 4 3 और बी की वैल्यू 4 5 2 8 है। हमें क्या करना है, इन्हें माइनस करना है, तो यहाँ 1 माइनस होगा 4 से, ठीक है। तो 1 -4 जो कि -3 आ जाएगा, ठीक है बेटा। ऐसे ही जो 7 है वो सब्ट्रैक्ट होगा 5 के साथ में तो रिजल्ट हमें 2 मिलेगा। ऐसे ही 4 सब्ट्रैक्ट होगा 2 के साथ में तो भी रिजल्ट हमें 2 मिलेगा। और जो 3 है जब सब्ट्रैक्ट होगा 8 के साथ तो हमें रिजल्ट -5 मिल जाएगा, ठीक है। और इन्हीं सभी रिजल्ट को हमने सामने लिख दिया है, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सब्ट्रैक्शन हमने किया है ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है बेटा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। जो मैट्रिक्स का एडिशन है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो फर्स्ट कि इसमें कम्यूटेटिव लो, ठीक है। तो मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब है बेटा कि आप ए के साथ में बी को ऐड करें या बी के साथ में ए को ऐड करें, रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगा, ठीक है। सेकंड है बेटा एसोसिएटिव लो। एसोसिएटिव लो क्या है कि मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव होता है, मतलब कि अगर आप ए प्लस बी करके मतलब पहले ए और बी को ऐड कर लेते हैं और फिर सी के साथ ऐड करें, या फिर पहले बी और सी को ऐड कर लें फिर उसे ए के साथ ऐड करें, तो दोनों ही केस में आपको जो रिजल्ट है वो सेम मिलेगा, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है बेटा, थर्ड है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। जो एडिटिव आइडेंटिटी है उसका क्या, तो देखिएगा जीरो मैट्रिक्स is the additive matrix of the identity of the matrix because adding a matrix with zero matrix, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम जीरो मैट्रिक्स के साथ ऐड करते हैं तो leaves it unchanged, तो उसके अंदर कोई भी किसी भी तरीके का चेंज नहीं आएगा। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स x है उसमें हमने जीरो मैट्रिक्स को ऐड करा या फिर जीरो मैट्रिक्स के अंदर हमने किसी x मैट्रिक्स को ऐड किया तो भी रिजल्ट हमें x ही मिलेगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऐसा क्या ऐड करें कि रिजल्ट हमें जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स मिले। तो अगर किसी मैट्रिक्स के साथ हम उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव को ऐड कर देते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा बेटा, ज़ीरो मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि जो ये एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स और ये सभी प्रॉपर्टी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है बेटा हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। मैट्रिक्स की हम मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं। तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हो भी पाएगी या नहीं, सबसे पहले बेटा हम क्या चेक करेंगे, यही चेक करेंगे कि हो भी सकता है मतलब एग्जिस्ट भी करती है मल्टीप्लिकेशन या नहीं करती। तो वो किस तरीके से करेंगे,
तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, ठीक है, ए एंड बी, दो मैट्रिक्स है हमारे पास ए और बी, उनका मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइन व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए, मतलब कि अगर आप मान लीजिए ए इंटू बी करते हैं तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए की जो भी कॉलम्स हैं, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी, अगर वो इक्वल हो जाएंगे रो ऑफ बी के, तब आप उसे कह सकते हैं कि हाँ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर ऐसी कंडीशन नहीं है बेटा तो हम क्या करेंगे, कह देंगे कि मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, मतलब उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखना है, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले वाले की जो कॉलम है वो दूसरे वाले की रो के इक्वल हो, ठीक है बेटा। और सेकंड पॉइंट है कि एंट्रीज इन रो आर मल्टीप्लाई बाय द कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इन कॉलम, ठीक है। तो क्या करना है कि फर्स्ट वाली की जो रो है उसकी मल्टीप्लाई सेकंड वाले के कॉलम से करनी है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की, फर्स्ट वाले की फर्स्ट वाले से और सेकंड वाले की सेकंड वाले से, ठीक है। ये हमारा रूल होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। एक एग्जांपल देखते हैं, देखिएगा ज़रा, यहाँ पर हमारे पास ए है, ए के अंदर बेटा जो नंबर ऑफ रो हैं, ठीक है, वो है 2 और जो कॉलम है वो भी है 2। अगर बात की जाए बी की तो बी के अंदर जो नंबर ऑफ रो है बेटा वो 2 है और जो कॉलम है वो कितनी है, 3 है, ठीक। हम क्या करना चाह रहे हैं, ए बी करना चाह रहे हैं, तो ए बी के लिए जो बी ए की कॉलम है, ठीक है, ए की कॉलम, तो ए की कितनी कॉलम है बेटा, 2 है, और बी की रो, बी वाले में क्या चेक करना है, रो, तो बी की रो दोनों ही सेम है, ठीक है बेटा, दोनों ही क्या है, सेम है, दोनों ही 2 हैं। तब हम कह सकते हैं कि ए बी जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब अगर ए बी एग्जिस्ट करता है तो देखिएगा किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर हमने पहले ए की वैल्यू लिखेंगे फिर बी की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हुए ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट वाली मैट्रिक्स की फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट वाली कॉलम से होगी, ठीक है। क्या करना है, ध्यान से सुनिए कि फर्स्ट वाली रो की हम मल्टीप्लाई कॉलम फर्स्ट से करेंगे, तो ये वाला 1 और ये वाला 1 दोनों एक एलिमेंट बनाएंगे जो कि 1 1 पोजीशन पर आएगा, ठीक है। तो ये 1 1 पोजीशन पर ये आ जाएगा, ठीक। अब करते हुए क्या ध्यान रखना है बेटा कि जब हम फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करा रहे हैं तो फर्स्ट वाले एलिमेंट की मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले एलिमेंट से ही की जाए और सेकंड वाले एलिमेंट की मल्टीप्लाई सेकंड वाले एलिमेंट से की जाए, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बीच में हम प्लस का साइन रखेंगे, ठीक है। चलिए अब बता देते हैं किस तरीके से करेंगे इसे, ठीक है। तो देखिएगा, जब हम 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ कराएंगे तो 2 इंटू 0 आएगा और 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ कराएंगे तो 1 इंटू 1 आएगा और बीच में क्या लगाना है, प्लस का साइन लगाना है, ठीक है बेटा। ऐसे ही क्या देखिए, जब हम 2 की मल्टीप्लाई, ठीक है, जब हम 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कराएंगे तो 2 इंटू 2 आएगा और ऐसे ही जब 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ कराएंगे तो 1 इंटू 1 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अगर थर्ड वाले के लिए, अच्छा यहाँ से क्या किया हमने, तो हमने फर्स्ट वाली कॉलम की जो मल्टीप्लाई है वो फर्स्ट वाली रो की मल्टीप्लाई सेकंड वाली कॉलम से कराई है, तो इसकी 1 पोजीशन और इसकी सेकंड, तो इनसे जो रिजल्ट में एलिमेंट आएगा वो 1 2 पोजीशन पर रखा जाएगा, ठीक है बेटा। 1 2 मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के अंदर, ठीक है। सेम ऐसे ही थर्ड वाले के लिए करेंगे, तो फर्स्ट रो के जो एलिमेंट है 2 इसकी मल्टीप्लाई थर्ड वाली कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से कराएंगे तो 2 इंटू 1 आएगा और फर्स्ट रो का जो सेकंड एलिमेंट है 1 उसकी मल्टीप्लाई थर्ड रो के सेकंड एलिमेंट से कराएंगे तो 1 इंटू 1 आएगा, ठीक है। सेम यही ऑपरेशन हमें सेकंड वाली रो के लिए भी करने हैं, ठीक है। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लाई और बीच में प्लस का साइन, ठीक। तो इस तरह से जो हमारा रिजल्ट आएगा बेटा वो 1 5 3 और 2 4 3 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करती है या नहीं करती वो कैसे हम पता करेंगे, और अगर एग्जिस्ट करती है तो मल्टीप्लाई किस तरह से करनी है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब जो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ध्यान रखिएगा कि नॉन कम्यूटेटिव लॉ, ठीक। नॉन कम्यूटेटिव का मतलब है कि जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये कम्यूटेटिव नहीं होता। इसका मतलब जो ए बी है और बी ए, ठीक है, ए की मल्टीप्लाई बी से करें और बी की मल्टीप्लाई ए से करें तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि उनका रिजल्ट सेम ही आए। अच्छा, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि सेम ना आए, ठीक है, वो कंडीशन रहती है। अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो जाता है कि जो ए बी है
वो बी ए के इक्वल आ जाए, ठीक है, तब हम कहेंगे कि जो ए और बी हैं दोनों ही कम्यूटेटिव हैं, ठीक है, कैसी हैं, कम्यूटेटिव है, ठीक है, देन ए एंड बी आर कम्यूटेटिव मैट्रिसेस, ठीक है। अगर ये इक्वल नहीं आते तब हम कहेंगे कि वो दोनों नॉन कम्यूटेटिव हैं, ठीक है बेटा। सेकंड आपका है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ में क्या है बेटा, तो ये फॉलो एसोसिएटिव लॉ को करता है, ठीक, कि मतलब कि पहले आप बी सी की मल्टीप्लाई कराएं और उसके लेफ्ट साइड से ए की मल्टीप्लाई करा लें, या पहले ए बी की मल्टीप्लाई करें और फिर उसके राइट साइड से मल्टीप्लाई कराएं सी के साथ, ठीक है। थर्ड है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ये करता है जैसे ए की मल्टीप्लाई हम बी प्लस सी के साथ करा रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जब भी मल्टीप्लाई होती है बेटा तो पोस्ट प्रोडक्ट और प्री प्रोडक्ट के साथ होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है, उसकी मल्टीप्लाई हम बी के साथ करा रहे हैं, वो भी उससे पहले रख के, तब हम इसे क्या कहेंगे, प्री फैक्टर कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, प्री फैक्टर कहेंगे, ठीक है। और ये जो मल्टीप्लाई हुई है इसे क्या कहेंगे, प्री प्रोडक्ट, ठीक है। और अगर मान लीजिए हमारे पास ए है और फिर हम उसके बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे पोस्ट फैक्टर, क्या कहेंगे बेटा, पोस्ट फैक्टर कहेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर कोई हमारी मेन मैट्रिक्स है उसमें अगर लेफ़्ट साइड से करेंगे तो उसे प्री फैक्टर कहेंगे, और अगर इसी मेन वाले में हम मल्टीप्लाई राइट साइड से करेंगे तो उसे पोस्ट फैक्टर कहेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि हम लेफ़्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर राइट से कर रहे हैं, ठीक। तो ए की लेफ़्ट से हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं बी प्लस सी के साथ, तो वो आएगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। और वहीं अगर मान लीजिए हम राइट साइड से कराते हैं तो यहाँ से हमारा ए सी, ठीक है, तो पहले ए सी आएगा और फिर यहाँ पर बी सी आएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि प्री फैक्टर और पोस्ट फैक्टर क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं और किस तरह से हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अभी आगे के कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। वहीं अगर हम देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, देखिएगा कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को चेंज करते हैं, मतलब उसका ट्रांसपोज करते हैं, तो वो माइनस साइन के साथ अगर आ जाए तब हम उसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो इट इज़ द स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द ओरिजिनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इट्स ट्रांसपोज, ठीक है। जैसे हमारे पास मान लीजिए पी है जो मैट्रिक्स थी, इसका हमने ट्रांसपोज किया और ट्रांसपोज करने से क्या किया कि -1 से हमने इसे मल्टीप्लाई करा रहे, या कहें कि -1 इससे हमने कॉमन ले लिया। तो जैसे ही -1 कॉमन लेंगे बेटा, तो -1 कॉमन लेते ही हमें वापस से ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव साइन के इक्वल हो जाए तब हम कहेंगे कि वो जो मैट्रिक्स है वो हमारी कैसी है, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है बेटा। तो स्क्यू मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट था ये ख़त्म हो जाता है और मैट्रिक्स चैप्टर के लिए बोर्ड के लिए ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट था, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करते हैं कि जो कॉन्सेप्ट आपको मिले हैं मैट्रिक्स के इस एक वीडियो में ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो हमें ज़रूर बताइएगा, और आपको वीडियो कैसी लगी ये हमें बिल्कुल ज़रूर से बताइएगा बेटा कमेंट करके, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा अपना, थैंक यू।